नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं महिलाएं और उद्यम। इसमें एक होंगे कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी सब चीज़ें समझ आते हुए हम आगे बढ़ें। तो इसमें बता दूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो महिलाओं के उद्यम का स्वरूप, सीमा और क्षेत्र और विन्यास के बारे में जानेंगे, जिसमें जानेंगे महिलाओं के उद्यम कार्य क्या है, मतलब कार्यों के बारे में, उनके घरेलू उत्पादन तथा परिवार की खेती में महिलाओं के बिना वेतन पाए कामकाज करना। जो महिलाएं हैं खेती में, उनको वेतन नहीं मिलता लेकिन वो काम करती हैं। उसके बाद बालिका श्रम के बारे में जानेंगे, वेतन देने वाले काम के बारे में जानेंगे, महिला कामगारों तथा असंगठित क्षेत्रों का विकास के बारे में जानेंगे। उसके बाद महिलाओं के उद्यम के निर्धारित तत्व क्या हैं, सृजनात्मक कार्य, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, महिलाओं के कार्य भूमिकाओं में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं, जिसमें पढ़ेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब शिक्षा की बात की जाए और ट्रेनिंग की बात की जाए, प्रौद्योगिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, भूमि पर अधिकार और अन्य उत्पादकीय संसाधनों तक पहुंच, कि उनकी कहाँ तक वो संसाधन तक उनकी पहुंच है महिलाओं की। उसके बाद महिला उत्पादकों और कामगारों के संगठन दबाव समूहों के रूप में, वेद प्रक्रियाएं और राज्य नीतियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। महिलाओं के उद्यम का स्वरूप, सीमा, क्षेत्र और विन्यास, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं महिलाओं के उद्यम का स्वरूप, क्षेत्र और सीमा और विन्यास। इस भाग में महिलाओं के उद्यम के विभिन्न घटकों की व्याख्या की गई है। महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यम करती हैं, मतलब कार्य करती हैं। उनका अधिकांश घरेलू उद्यम अदृश्य और उपेक्षित बनकर रह जाता है। मतलब ज़्यादातर कहा गया है कि जो महिलाएं वो घर का काम करती हैं। यहाँ पर महिलाओं द्वारा किए गए उद्यम का वेतन पाने या वेतन न पाने के दृष्टिकोण से वर्गीकृत करना आवश्यक है कि उन्हें वेतन मिलता है। जो भी घर का काम करती हैं, अगर उन्हें वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। ये वर्गीकरण हमें परिवार तथा समाज दोनों में महिलाओं द्वारा किए गए उद्यम के महत्व को समझने में विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो आइए सबसे पहले महिलाओं के उद्यम के स्वरूप की व्याख्या से प्रारंभ करें कि महिलाएं असल में उनके जो कार्य हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं, महिलाओं की उद्यम क्या है। ध्यान से सुनिएगा। निशास्त्रीय, मैं आपको पहले बता दूं, मैं बुक्स को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि बुक्स में आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको कोई गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। मैं आपको बुक से इतना अच्छा समझा दूँगी कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। निशास्त्रीय तथा कुछ इतिहासकारों के अनुसार महिलाएं संपूर्ण मानव इतिहास में वस्त्र उद्योगों, भोजन और हस्तकलाओं की महत्वपूर्ण उत्पादक थीं। कि महिलाएं जो कार्य करती थीं, जैसे वस्त्र बनाना हुआ, कपड़े बनाने हुए, भोजन या कोई भी हस्तकलाएं जो हाथ से बनाई जाने वाली कोई भी चीज़, उसमें वो कार्य करती थीं। और आज भी जहाँ जीवन निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन लघु पैमाने पर होता है, वहाँ महिलाओं का श्रम निवेश प्रमुख रूप से जारी है। आज भी जो महिलाएं हैं वो कार्य करती हैं। महिलाओं के उद्यम के स्वरूप, क्षेत्र और महत्ता की सटीक परिभाषा देना आज भी एक समस्याजनक क्षेत्र है, क्योंकि महिलाओं के उद्यम का महत्वपूर्ण भाग या तो अभी भी अदृश्य है, मतलब अभी दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, अथवा आंशिक रूप में ही काम करने वालों के आंकड़े में उन्हें गिना जाता है। महिलाओं के उद्यम के घटकों में घरेलू उद्यम, मतलब घरेलू कार्य करती हैं, जैसे घरेलू हस्तकला, हस्तशिल्प, मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ों का ही बनाती हैं, कार्य करती हैं। क्रियाकलापों पर आधारित वेतन मिलने वाला और वेतन न मिलने वाला उद्यम, पारिवारिक उद्यम और व्यापार और घर से बाहर के वैतनिक उद्यम सम्मिलित हैं। आपने ये देखा होगा कि विभिन्न कार्यों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का परिवार के अंतर्गत परिणाम स्वरूप नहीं, अगर परिमाणात्मक और गुणात्मक रूप से उद्यम में भाग लेने में अंतर है। कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनमें अगर बाहर के कार्यों को देखा जाए तो उनमें डिफरेंस मिलेगा कार्य करने के लिए। जिस प्रकार का उद्यम महिलाएं करती हैं उसका निर्धारण समाज में महिलाओं की परिस्थिति तथा परिवार की समाज में प्रतिष्ठा के अनुसार किया जाता है। कि महिलाओं को कैसा काम करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं समाज भी निर्धारित करता है और परिस्थितियाँ भी निर्धारित करती हैं कि महिलाओं के लिए कार्य बांटा हुआ है।
जैसे आप चित्र के माध्यम से देखें, महिलाएं यहाँ देखो, यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, कुछ महिलाएं देखिए कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, और कुछ महिलाएं जो हैं देखिए कपड़ा बना रही हैं, वस्त्र बना रही हैं, कुछ खाना बना रही हैं, और कुछ पेड़ पौधों जैसे चाय की पत्तियाँ। तो ये महिलाओं के कहीं ना कहीं उद्यम है, कार्य हैं। घर के अंतर्गत महिलाओं के उद्यम के मूल तत्व पुरुष और महिलाओं के बीच सम विभाजन से जुड़े हुए हैं। आयु, महिला होना या पुरुष होना, आय, व्यावसायिक समूह, अवस्थिति, ग्रामीण या शहरी, परिवार के आकार और संरचना के अनुसार घरेलू उद्यम के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाकलाप मोटे रूप से अलग अलग होते हैं। तो आइए महिलाओं के घरेलू उद्यम के स्वरूप पर दृष्टिपात करें कि महिलाएं जो हैं घर के जो कार्य करती हैं उसके बारे में जानते हैं। घरेलू उत्पादन तथा परिवार की खेती में महिलाओं के वेतन बिना पाए कामकाज करना। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो बिना पैसे की घर की जो खेती होती है उसमें कार्य करती हैं। अर्थशास्त्रियों ने सम उपभोग के लिए उत्पादन और बाजार के लिए उत्पादन के बीच अंतर किया है कि जो बाजार के लिए और खुद के लिए जो उत्पादन करती हैं उनमें डिफरेंस क्या है। एक तो खुद के लिए जो इंसान करता है उत्पादन, चाहे खेती बाड़ी में किसी भी चीज़ के लिए, और जो बाजार के लिए किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। केवल बाजार के लिए किए गए उत्पादन को उद्यम के अंतर्गत माना गया है। सरकारी आंकड़ों में प्रयुक्त उद्यम के निर्धारित इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। घरेलू उद्योगों और कृषि उत्पादन की प्रक्रियाओं में किए जाने वाले महिलाओं के अधिकांश कामकाज को वेतन नहीं मिलता है। घरेलू कार्य की बात की जाए या कृषि उत्पादन की बात की जाए तो महिलाओं को अधिकांश कामकाज का वेतन नहीं मिलता है, और वेतन न मिलने के तत्व के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने की प्रणाली में उनके कामकाज को उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है कि कोई काम कर रही हैं ये, कि कोई जिसमें पैसे की वो हो तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो इम्पोर्टेंस जो है वो इतना नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार एक महिला अगर वो बाहर किसी घर में जाके काम करती है तो कहीं ना कहीं उसको वेतन मिलता है, लेकिन अगर वही काम वो अपने घर में करे तो उसको वेतन नहीं मिलता है। मतलब इसका अर्थ यही हुआ कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है उसके कार्य को। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों से महिलाएं विभिन्न क्रियाकलाप जैसे खाना बनाना, घरेलू खपत के लिए भोजन संसाधन करना, अनाज इकट्ठा करना, शिशु देखभाल करना, बच्चे की देखभाल करना, ईंधन के लिए लकड़ी लाना, खाना बनाने के लिए चारा और पानी जंगली फल इकट्ठे करना, उपले बनाना, पशुधन और मवेशियों की देखभाल करना और घर की मरम्मत और रखरखाव इत्यादि में लगी रहती हैं। तो जितने भी कार्य हैं इसमें वह लगी रहती हैं। परिवार की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण कामकाजों को महिलाएं ही करती हैं। जो भी घर के कामकाज होते हैं, चाहे घर की सफाई को ले लीजिए, खाना बनाने को ले लीजिए, कपड़े धोने को ले लीजिए, तो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। इस उद्यम में वेतन नहीं मिलता है, इस कार्य में उन्हें वेतन नहीं मिलता है और इसे उत्पादन उद्यम में नहीं गिना जाता। मतलब इसको कहीं ना कहीं उत्पादन की कोई कार्य में है, इसको इस तरह नहीं गिना जाता कि वेतन दिया जाए। तो इस उद्यम में वेतन उद्यम में नहीं गिना जाता है, क्योंकि ये सम उपभोग के लिए होता है, खुद के लिए होता है, इसलिए इसको कोई पैसा क्योंकि खुद के लिए है इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। उद्यम की जमी जमाई पारंपरिक धारणाओं की परिभाषा में उन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, उन क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता। जमी जमाई पारंपरिक धारणाएं हैं, पारंपरिक धारणाओं की परिभाषा में उन क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनका उपयोग मूल्य होता है और विनिमय मूल्य नहीं होता है। कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमावर्ती किसान परिवार के सदस्यों को ही उद्यम में लगाते हैं, क्योंकि वे बड़े जमींदारों की भांति उद्यम पर मजदूर नहीं लगा सकते। मतलब इसका अर्थ यही हुआ, जिस प्रकार बड़े जमींदार जो लोग होते हैं वो दूसरे किसानों को अपने खेतों में लगा देते हैं कार्य के लिए, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं या सीमावर्ती किसान होते हैं, माध्यम की बात की जाए तो वो मजदूरों को नहीं लगा सकते, वो खुद ही काम करते हैं खेतों में अपने। अकृषक मतलब होता है जो कृषि न करता हो।
अकृषि क्षेत्रों में जैसे हस्तशिल्प, हाथों से बनाई गई चीज़ें, हथकरघा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, भोजन संरक्षण और संसाधन इत्यादि में अधिकतर महिलाएं घरेलू आधार पर कार्य करती हैं। घरेलू आधार पर उद्यम करती हैं मतलब कार्य करती हैं। गाय भैंस पालन, लघु पैमाने पर पशुपालन करना, जैसे मुर्गी या सुअर या बकरी का छोटे पैमाने पर बात की जाए तो उनका पालन करना, मछली पालन, बुनाई, हस्तशिल्प इत्यादि पारिवारिक क्रियाकलाप हैं। ये कहीं न कहीं पारिवारिक क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं और इनसे जुड़े उत्पादन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहायता मिलती है। इस प्रकार के उद्यम का एक महत्वपूर्ण भाग महिलाएं घर के अंदर ही पूरा करती हैं। मतलब कहीं न कहीं गाय भैंसों का पालन कह सकते हैं, उनको चारा देना, सारी चीज़ें जो भी हैं महिलाएं करती हैं अपने घर के अंदर। फिर भी उनके उद्यम को कामगार का दर्जा नहीं दिया जाता। उनका जो कामगार का दर्जा, इतना कार्य करती हैं फिर भी उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता। घर में ही महिलाओं के वेतन न पाने वाले उद्यम के अवमूल्यन के फलस्वरूप महिलाओं के अति महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को मान्यता नहीं मिलती है। मतलब कह सकते हैं जो वो अमूल्य, मतलब उसको एक मूल्यवान ना समझना, जो भी मेहनत करती है वो उसको मान्यता ना देना कि ये काम उसने किया, घर का काम किया है, कोई बाहर काम नहीं किया है, तो उसको वो मान्यता ना देना। अमूल्य समझना, अवमूल्यन के फलस्वरूप महिलाओं की अति महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को मान्यता नहीं मिलती है। तो जो मान्यता है वो नहीं मिलती है, उनको वो जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, बालिका श्रम के बारे में जानते हैं। बालिका श्रम, लड़कियां घरेलू उत्पादन में निःशुल्क श्रम प्रदान करती हैं। मतलब घर का काम वो बिना पैसे के, बिल्कुल मतलब बिना फ्री समझ लीजिए, घर का काम वो खुद करती हैं। जो लड़कियां होती हैं अपने घर का काम खुद करती हैं। अगर आप लड़की होंगे तो वैसे आपको पता होगा कि, या महिलाएं भी होंगी तो उनको पता होता है कि घर का काम तो करना ही होता है। ग्रामीण बालिका श्रम पर अध्ययन ये दर्शाता है कि बालिकाएं 9 घंटे प्रतिदिन वस्तुओं के लाने तथा ले जाने एवं तीमारदारी का उद्यम करती हैं। कोई भी चीज़ हो लाने ले जाने में वह जो लड़कियां हैं वो 9 घंटे प्रतिदिन वस्तुओं को लाने या ले जाने का कार्य करती हैं। काम करने की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाती हैं। गांव के इलाकों में आप देखेंगे, अभी तो नहीं हो सकता, पर कई इलाके ऐसे होंगे जो अभी भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। काम करने की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाती। वह साल के 365 दिनों में 318 दिन खेतों पर कार्य करती हैं और घर पर निःशुल्क श्रम करती हैं। घर पर काम करती, जो घर का कार्य होता है वो निःशुल्क करती हैं। कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ें, पैसे की बात छोड़िए, उन्हें दर्जा मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो काम करती नहीं तो पैसे ही बोला कहा जाता है घर पे बैठे क्या किया। 1981 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 करोड़ बालक कामगारों में से 4.3% लड़कियां और 2.1% लड़के 14 वर्ष से कम उम्र के थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1971 और 81 के बीच कामगार लड़कों के प्रतिशत में गिरावट आई, जबकि लड़कियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई। लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या बढ़ गई, जो कम उम्र की लड़कियां हैं कार्य करने में, और जो लड़के हैं उनकी संख्या में गिरावट आ गई। इससे ये निकल कर आया कि अधिकतर लड़कियां उद्यम में लगा दी गई हैं। मतलब अधिकतर लड़कियां जो है कार्य में लगा दी गई हैं, जबकि लड़कों को स्कूल भेजा गया। अंततः इस प्रक्रिया से लड़के और लड़कियों को मिले अवसरों के बीच खाई बढ़ती गई। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 4 करोड़ 30 लाख बालिका मतलब लड़कियां श्रमिक थीं, जिनमें से भारी संख्या 81% खेती और खेती से जुड़े कार्य में लगी थी। जो लड़कियां थीं वो खेतों में कार्य करती थी, खेतों से जुड़े कार्य में लगी हुई थी। कितनी? 4 करोड़ 30 लाख लड़कियां, बालिका। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के गलीचा उद्योग में, कश्मीर का एक गलीचा उद्योग है, तो कश्मीर में गलीचा उद्योग में अलीगढ़ में ताले बनाने में, जयपुर में पत्थर पॉलिश करने में, शिवकाशी में बीड़ी उद्योग में तथा माचिस उद्योग में,
अधिकांश रूप से लड़कियों को उद्यम पर लगाया गया है, मतलब कार्य पर लगाया गया है, वो कार्य वहाँ पे करती हैं। शिवकाशी के माचिस उद्योग में बाल कामगारों में 90% 14 वर्षों से कम उम्र की लड़कियां हैं। 14 उम्र, अगर बात की जाए 14 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। कितने प्रतिशत? 90% जो हैं, जो शिवकाशी में माचिस के उद्योगों में काम पर लगी हुई हैं, बाल कामगारों में 14 साल से कम लड़कियां, जो कि जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करती हैं, उद्यम करती हैं। घरेलू उद्योगों में काम करने वाली बालिका कामगार और बाल श्रमिक कानूनों के सीमा क्षेत्र से बाहर है। कारखानों पर आधारित उद्योगों में बाल श्रम कानून लागू नहीं किया जाता है। प्रतिशत दर से चलने वाले काम की प्रणाली में बालिकाओं के श्रम का जो मेहनत करती हैं वो बालिकाएं, लड़कियां, श्रम का माता के श्रम के विस्तार के रूप में माना जाता है। और यही कारण है कि इनके श्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया जाता है, कि इतना मेहनत करती हैं लेकिन उसका मूल्यांकन इन्हें नहीं मिलता है। जो चीज़ जो वेतन उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस प्रकार का उद्यम उन्हें स्कूल जाकर साक्षरता, तकनीकी कौशल सीखने और भावी नौकरी में सुधार करने की संभावनाओं से दूर करता है। ये अड़चनें उनकी संपूर्ण जीवन में अल्लंघनीय बनी रहती हैं, मतलब ये जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं आगे तक बनी रह जाती हैं, क्योंकि वह ना स्कूल जा पाती है, ना कोई चीज़ शिक्षा ले पाती, ना नौकरी कर पाती हैं। कहीं ना कहीं वो छोटे वेतन में ही उन्हें कार्य करना पड़ता है आगे चलकर भी। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं यही आशा करती हूँ सबसे। वेतन देने वाले काम में पढ़ते हैं। महिलाएं मजदूरी के लिए खेतों, जंगलों, खानों, जैसे कोई भी उद्योग के कोई भी खानों की बात की जाए, कारखानों, लघु पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, लघु पैमाने की और घरेलू उद्योगों में काम करती हैं। किसी के घर में जाके काम करना हुआ या खेती में जाके काम करना हुआ, दूसरे खेती में जाके काम करना हुआ। इस प्रकार के उद्यम का स्वरूप और विस्तार सामाजिक समूह में परिवार की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूप से निर्धारित होता है। जैसे घर की स्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार सब कुछ निर्धारित होता है। तो परिवार की परिस्थिति स्टेटस के अनुसार ही अलग अलग रूप से निर्धारित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन निर्वाह के लिए उद्यम का बोझ महिलाओं पर ज़्यादा होता है। ग्रामीण में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा काम करती, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गरीबी होती है और बोझ भी महिलाओं पर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वेतन होता है या सैलरी या कुछ भी वहाँ पर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी होती है। बड़े बड़े उद्योग भी नहीं होते हैं गांव के इलाकों में, तो किसी खेती में जाके काम कर लेना, किसी के गांव दूर दूर इलाकों में काम करने चले जाना, तो कहीं ना कहीं बोझ जो होता है महिलाओं पर होता है। जबकि उच्च वर्ग और उच्च आय समूह में महिलाओं के काम न करने को अधिक मान्यता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन निर्वाह का उद्यम बोझ महिलाओं पर ज़्यादा होता है, जबकि उच्च वर्ग और उच्च आय समूहों में महिलाओं के काम न करने को अधिक मान्यता दी जाती है। तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती हैं उन्हें कोई भी काम दूसरे खेतों में या उनको नहीं करना पड़ता, और उनकी कहीं ना कहीं जो महिलाएं उनकी आय अच्छी होती है, जो कहीं पे कार्यरत हैं, कहीं पे कार्य कर रही हैं, तो उनको इतना टेंशन नहीं होता है कि किसी खेती में जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद ही उच्च वर्ग की हैं, बड़े घर की हैं। बहुत से अध्ययनों ने परिवार के आय स्तर और महिलाओं के काम में भागीदारी के स्वरूप पर अलग अलग और परस्पर विरोधी रिपोर्ट दी है। मतलब सब ने अपने जो अध्ययन किए, उन्होंने अपने अपने जो भी उन्होंने देखा उन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं विरोध प्रकट किया गया, रिपोर्ट दी है। जीवन निर्वाह के संदर्भ में महिलाओं के पास उद्यम के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं है, कि अगर महिलाएं अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगी, कैसे अपना जीवन बिताएंगी, कैसे किस प्रकार वो अपनी जो भी चीज़ें हैं, आजकल हर चीज़ पैसे के मूल्य पर ही चलती है। तो जब तक नौकरी ना हो, उद्यम के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। फिर भी उनके विकल्प सीमित हैं, क्योंकि वह स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाती अथवा घर का काम करने हेतु उन्हें स्कूल से
निकाल लिया जाता है। जो लड़कियां स्कूल जा भी रही होती हैं, घर में घर का काम पड़ा रहता है, घर का काम तो छोड़ो, स्कूल क्या जाना, तो ऐसे कहकर उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है। कभी कभी वे प्रमुख रूप से परिवार की रोजी रोटी कमाने वाली होती हैं, परंतु परंपरागत चले आए दृष्टिकोण से पुरुषों को ही रोजी रोटी कमाने वाला परिवार का मुखिया माना जाता है। अगर स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब कहीं ना कहीं लड़कियां रोजी रोटी कमाने पे मजबूर होती हैं, कमाने लग जाती हैं, और कहीं कहीं पर पुरुषों को ही वैसे समझा जाता है कि मुखिया, घर का जो मुखिया है रोजी रोटी कमाने वाला, उसको पुरुषों को ही मुखिया माना जाता है। तो आइए अब महिलाओं के वैतनिक रोजगार के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान डाला जाए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शिक्षा और वैतनिक रोजगार और पारिवारिक जिम्मेदारियां। मध्यम और उच्च वर्ग के बीच शिक्षा के विस्तार ने महिलाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग खोजे हैं। यहाँ हमें यह ध्यान में रखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा हमें रोजगार की ओर ही ले जाए। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा हमें रोजगार की ओर ही ले जाए। एक और विविध प्रकार के कामों और उनके लिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग अवसरों को पाने के रास्ते में निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाले समूहों की अधिकांश महिलाओं के बीच अपार निरक्षरता प्रमुख बाधा रही है। पढ़ाई लिखाई जो कम पढ़ी लिखी नहीं है उनकी बात की जाए, जो कहीं ना कहीं कोई भी कार्य में किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए उन्हें वो चीज़ बाधा डालती है। दूसरी ओर शिक्षित महिलाएं, जो शिक्षित पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में उद्यम के अवसरों में श्रम अंतरिक्त अर्थव्यवस्था के तहत श्रम बाजार में शक्तियों ने प्रभावशाली ढंग से महिला पुरुष के बीच समाज द्वारा पैदा किए गए भेदभाव पर आधारित भूमिकाओं में रुकावट डाली है। अध्ययन ये दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक महिलाएं तथा डिग्री प्राप्त महिलाओं के बीच कौशल और योग्यता का घोर अव्यक्त हो रहा है, वेस्टेज जिसे कह सकते हैं, हो रहा है। जो महिलाएं डिग्री वाली हैं, और यह बात की जाए वैज्ञानिक महिलाएं, जो वैज्ञानिक महिलाएं और डिग्री जो प्राप्त महिलाओं के बीच कौशल और योग्यता का घोर वेस्टेज जिसे कह सकते हैं, वो हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों में महिलाएं, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं होती हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में महिलाएं परिवार के जीवन स्तर को सुधारने अथवा उसकी देखभाल अथवा बढ़ते हुए निर्वाह व्यंग में सहारा देने के लिए कार्य करती हैं कि घर की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। इस कारण भी महिलाएं जो होती हैं मध्यम वर्ग की, वो कार्य करती हैं। घर से बाहर जिन शर्तों और परिस्थितियों में आदमी उद्यम करते हैं, आदमी कार्य करते हैं, उन्हीं में महिलाएं भी कार्य करती हैं, उन्हीं शर्तों पर। फिर भी वह घर में काम करने की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होती हैं। जो घर का कार्य होता है उनसे तो वो मुक्त ही नहीं होती हैं, चाहे वो बाहर पुरुषों की तरह ही कार्य करें, मेहनत उतनी ही करें, लेकिन जो घर के कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारियों से वो मुक्त नहीं होती हैं। उद्यम मतलब कार्य का दोहरा बोझ उन पे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हें बाहर भी काम करना पड़ता है, घर में भी आके काम करना पड़ता है, और जिनके बच्चे होते हैं वो भी संभालना पड़ता है। तो जो दोहरा बोझ है, चाहे वो शारीरिक रूप से कहा जाए, मानसिक रूप से कहा जाए, या भावनात्मक तनाव उत्पन्न करता है। बहुत कम ही भाग्यशाली महिलाएं हैं जिन्हें घरेलू उद्योगों में सहायता अथवा कुछ सहारा मिल पाता है। मतलब घरेलू कार्य में उनके हस्बैंड या बच्चे उनकी सहायता कर पाते हैं, बहुत कम महिलाएं ही ऐसी होंगी। इस दोहरे बोझ का परिणाम ये होता है कि उनकी पदोन्नति में देर हो जाती है, जो उनका जो आगे बढ़ने की है पदोन्नति, उनमें वो देर हो जाती है, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण नई नौकरियों के अवसरों को भी त्यागना पड़ता है। वेतन पाने वाला रोजगार करना भी घर पर उद्यम के सामान बंटवारे और महिलाओं की बेहतर मान प्रतिष्ठा को आश्वासन नहीं दिलवाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कृषि और औद्योगिक श्रम। सेकंड पॉइंट है ये, कृषि और उद्योगों में उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो वो भी जानते हैं। महिला पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न असमानताएं सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। जो डिफरेंस है, जो असमानता है, कार्य के आधार पर बात की जाए या बल के आधार पर कही जाए, तो जो असमानता भेदभाव किया जाता है
वो कहीं ना कहीं विद्यमान है, मतलब है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों में मैं इसको वैसे कार्य में बोलूँगी, आप समझ जाना, उद्गम का अर्थ होता है कार्य ही। तो विभिन्न क्षेत्रों के उद्गमों में कोई भी कार्य, अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों के उद्गमों में महिलाओं की भागीदारी में, काम से जुड़े पदक्रम में, महिला पुरुष को मिलने वाली मजदूरी में, आय में असमानता दिखाई देती है। जो आय है उनकी सैलरी, उसमें असमानता दिखाई देती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक महिलाओं के रोजगार में बहुत कम संरचनात्मक परिवर्तन हुए, बहुत ही कम परिवर्तन हुए उनके रोजगार के मामले में। 1951 में कुल कार्यबल के 1/3 भाग से भी कम रहने वाला महिला कृषि कामगारों का अनुपात 50% तक बढ़ गया, अर्थात महिलाओं की कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादा काम करने लग गई महिलाएं, और 1993 से 94 में लगभग 86.2% महिलाएं श्रमिक कृषि और कृषि संबंधित उद्योगों में काम कर रही थीं। जैसे वनीकरण हुआ या पशुपालन हुआ तो इसमें महिलाएं काम कर रही थीं। महिला श्रमिक बल में लगभग 87% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 17.5% शहरी क्षेत्रों में काम में लगी हुई हैं। महिलाओं की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो 87%, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और अगर बात की शहरी क्षेत्रों में तो 17.5% शहरी क्षेत्रों में काम में लगी हुई हैं। कृषि क्षेत्र में ये महिलाएं प्रायः खेतीहर तथा मजदूर के रूप में काम करती हैं। कृषि क्षेत्र की बात की जाए, खेती बाड़ी से बात की जाए तो जो महिलाएं हैं वो खेतीहर तथा मजदूरों के रूप में कार्य करती हैं, दूसरों के खेतों में जाके काम करती हैं, मजदूर की तरह ही कार्य करती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण शिक्षित महिलाओं के एक छोटे समूह के लिए उद्यम के अधिक अवसर सामने आए हैं, परंतु इसके साथ ही इसने कौशलविहीन महिला कामगारों के रोजगार अवसर कम किए हैं, जिन्हें कोई चीज़ की कौशल ट्रेनिंग नहीं मिली है, क्योंकि ये महिलाएं परंपरागत रूप से वस्त्र और खान इत्यादि में ही काम करती थी, तो इन्हें आगे कोई चीज़ मिली ही नहीं, कौशलविहीन है ये। महिला कामगारों बागानों 72%, बागानों में महिलाएं खाद्य उत्पादनों, तंबाकू और वस्त्र बनाने में, गन्ना और बांस के उद्यम में, कार्य में, रेशम के कीड़ों का पालन, जूट उत्पादनों, घरेलू सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि में संकेंद्रित हैं, कह सकते हैं उसमें कार्यरत हैं, उसमें कार्य करती हैं। महिला कामगारों का संकेंद्रण कारखाना आधारित उत्पादन की तुलना में घरेलू उद्योगों में अधिक है। तो अगर बात की जाए कारखानों में भी आपको इतना नहीं मिलेंगे जितना घर में आपको महिलाएं मिलेंगी कार्य करते हुए, खेती बाड़ी से रिलेटेड, जो कामगार के रूप में श्रम और उपार्जन पर बिना नियंत्रण वाली उनकी परिस्थिति को अधिक प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं नौकरियों और व्यवसायों में महिलाओं के बारे में, कि जो नौकरियां करती हैं या किसी भी व्यवसाय में कार्य करती हैं। जहाँ तक नौकरियों और व्यवसायों का संबंध है, महिलाओं पर इनके वेतन में कोई भेदभाव नहीं है, परंतु अधिकतर महिलाएं अध्यापिका, नर्स, टाइपिस्ट और आशुलिपिक जैसे व्यवसायों तक ही संकेंद्रित हैं, इकट्ठी हैं, वहीं तक सीमित हैं, और बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो प्रशासनिक, व्यापारिक, तकनीकी कार्यों और व्यवसायों में उच्च स्थान प्राप्त कर पाती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो प्रशासनिक कार्यों में हों या व्यापारिक व्यापार करती हों या तकनीकी कौशल कार्यों में हों, बहुत कम मिलेंगी, उच्च स्थानों पर प्राप्त कर पाती है, बहुत कम। भारत में उद्यम में महिलाओं की भागीदारी चित्र इस चार्ट में दर्शाया गया है। तो ये चार्ट दिया गया है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में यद्यपि शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, शिक्षित महिलाएं जो हैं संख्या में उनकी वृद्धि हुई है काफ़ी शहरी क्षेत्रों में, तथापि नौकरियों तथा और व्यवसायों में पुरुषों के बीच की खाई बहुत अधिक है। इसके बहुत से कारण हैं, जिनमें कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो सामान्यतः घरेलू भूमिका के लिए लड़कियों का समाजीकरण किया जाता है।
घरेलू कार्यों के लिए। लड़कियों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल की बात की जाए, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कम निवेश करना है। और पुरुष और महिला के बीच सामाजिक भेदभाव वाली जमी जमाई धारणाओं द्वारा उद्यम की अभिरुचि निर्धारित करना कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य लड़कियों को नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण कर लेना। पहले जमी जमाई धारणाएं। और लड़कियों की शिक्षा से भिन्न प्रत्याशाएं करना, इसे भविष्य के लिए निवेश के रूप में देखा जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों में देखा गया है कि विपत्ति की घड़ी में आकस्मिक व्यय की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। थर्ड पॉइंट पढ़ें तो लड़कियों का ज़्यादातर संकेंद्रण, मतलब एक ही जगह पर संकेंद्रण व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की बजाय मानविकीय और सामाजिक विज्ञान में होता है। तकनीकी में नहीं इतना जाती जितना मानवीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में वह एंट्री लेती हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ें तो विवाह के पश्चात महिलाओं का आना जाना कम हो जाना। देखिए चित्र के माध्यम से पूरा इसमें दिखाया गया है। अगर आपके पास बुक होगा तो ज़रूर देखिएगा। वैसे आपको इसमें तो पढ़ के ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, ना कि डायग्राम में आपको बता रही हूँ मैं। तो इस चित्र में क्या बताया गया है कि भारत में महिलाओं तथा पुरुषों की ग्रामीण और शहरी कामों में 1961 से 2001 तक भागीदारी के चार्ट दिखाए गए हैं। आइए महिलाओं को काम से मिलने वाली आय में अंतर पर एक नज़र डालें कि डिफरेंस जो उनकी सैलरी में है, उनकी आय में अंतर। तो आय में अंतर, महिलाओं के वेतन पाने वाले रोजगार की एक मुख्य विशेषता आय में अंतर है। पुरुष और महिलाओं के बीच श्रम विभाजन महिलाओं के विरुद्ध जाता है। श्रम बाजार में महिला कामगारों के विरुद्ध भेदभाव से अभिप्राय है कि मजदूरी अथवा वेतन में अंतर। पुरुषों के समान कार्य करने पर भी उन्हें न केवल असमान वेतन मिलता है, मतलब कम, किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो असमान वेतन मिलता है, बल्कि उनके बहुत से उद्यमों में कार्यों को निम्न कौशल की श्रेणी में रखा जाता है और यही कारण है कि इसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें कम वेतन दिया जाता है। उदाहरण के लिए वस्त्र बुनाई का उद्यम बेहतर वेतन वाला काम है जिसे पुरुष ही करते हैं, जबकि कताई के उद्यम के लिए कम वेतन दिया जाता है जिसे अधिकतर महिलाएं करती हैं। निर्माण कार्यों में भी कुशल कार्यों को पुरुष करते हैं और अकुशल उत्कम को महिलाएं करती हैं। जो अकुशल होता है, आप समझ रहे होंगे, जो नौसिखिया हो, या सीखा कोई भी चीज़ को उसे ना आता हो इतना अच्छे से, पूरी तरह से कौशल ना हो, ट्रेनिंग ना हो अच्छी से उसकी, तो अकुशल कार्यों को महिलाएं करती हैं और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। श्रम का महिला पुरुष के बीच विभाजन, जो कार्य है उसको महिला पुरुषों में विभाजन बांटा गया, महिलाओं के उद्यम की अपेक्षाकृत महीने में काम करने के कम दिनों की अवधि महिलाओं के लिए कम वेतन को दर्शाती है। देखा गया है कि कामगार पुरुषों की तुलना में पूरी अवधि के लिए, पूरे समय के लिए फुल टाइम वर्क महिलाओं को केवल 60% वेतन मिलता है। कृषि तथा गैर कृषि कार्यों दोनों में वेतन में भेदभाव पाया जाता है। कृषि से जुड़े 1995 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि महिला द्वारा कमाए गए 1 रुपये के मुकाबले पुरुष 1.33 रुपये कमाता है, अर्थात 33% अधिक आय में अंतर कौशल अभिग्रहण, शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतरों को भी दर्शाता है। तो हमें सैलरी में अंतर बताया गया है कि किस प्रकार दोनों के कार्यों को बांटा गया है और सैलरी में भी अंतर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं महिला कामगारों और असंगठित क्षेत्रों का विकास। महिला कामगारों और असंगठित क्षेत्रों में, जैसे असंगठित क्षेत्र की बात की जाए, जैसे जो सरकारी के अंडर ना आता हो, जो भी चीज़ें हैं जो सरकारी के अंदर ना आता हो, जिन्हें वेतन पूरा निर्धारित ना हो, वो असंगठित क्षेत्र में आ जाता है। तो असंगठित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अधिसंख्य महिलाएं, अधिसंख्य मतलब बड़ी संख्या में 87% ग्रामीण और शहरी असंगठित क्षेत्रों में उद्यम कार्य कर रही हैं, मतलब कार्य कर रही हैं। असंगठित क्षेत्रों में, ग्रामीण में भी और शहरी में भी असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। न्यूनतम वेतन मतलब कम वेतन, कार्यों के घंटों, उद्यमों की शर्तें, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ,
जैसे कोई माँ बनने वाली हैं उसके लिए जो भी लाभ कार्य में मिलता है वो भी नहीं। और बच्चों की देखभाल से संबंधित श्रम कानून के संरक्षण के बिना ही वह उद्यम कार्य कर रही हैं। बिना उन्हें कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है तभी वो कार्य कर रही हैं असंगठित क्षेत्रों में। कृषि और भवन निर्माण मजदूरों, जैसे आप दिहाड़ीदार बंदों के देखेंगे महिलाएं हैं, तो अगर बात की जाए तो कृषि और भवन निर्माण मजदूरों, डेयरी पालन में छोटे पैमाने पर पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, हथकरघा और हस्तशिल्प, फेरों में सब्जी बेचना, ठेला चलाना, कपड़ा धुलाई, सफाई काम, घरेलू नौकरियां, जैसे घरेलू नौकरियां का अर्थ हो जैसे किसी घर में जाके झाड़ू पोछा या और भी कार्य करना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें घरेलू नौकरियां, हस्तशिल्प कामगारों और घरेलू उत्पादन में मजदूरी पर उद्यम करने वाले महिलाओं ही अधिक होती हैं। इन सभी चीज़ों में महिलाएं आपको अधिक मिलेंगी, कार्य करते हुए अधिक होती हैं। कभी कभी काम व कभी काम न पाने वाले श्रमिकों की अधिक मात्रा, अनियमित काम, मतलब कोई निश्चित नहीं, पूरी अनियमित नहीं है, कोई नियमित रूप से नहीं है, अनियमित है, कम वेतन तथा कम पूंजी निवेश आदि इस क्षेत्र के श्रम बल की विशेषताएं हैं। कोई मतलब यही बात हुई कि कोई परमानेंट नहीं है। असंगठित क्षेत्र का अर्थ हुआ कोई परमानेंट नहीं है, कम वेतन भी मिल सकता है और डिपेंड करता है कि काम कैसा काम है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे घरेलू नौकरियां, हस्तशिल्प कामगार, ये सारे फल सब्जी बेचना, समझ रहे होंगे, ठेला लगाना, ये सारे कोई परमानेंट काम नहीं हो सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं रोजगार के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोग ने 1988 में महिला कामगारों की समस्या का गहन विश्लेषण किया, इनकी समस्याओं पर विश्लेषण किया और ये सुझाव दिया कि इनकी सुरक्षा संगठन के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं। आयोग के अनुमान के अनुसार महिला श्रमिक बल का 94% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक श्रम शक्ति था। महिलाओं के हक में कानूनी बदलाव के विषय में इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया होगा संगठित क्षेत्रों में महिलाएं कौन कौन से कार्य आते हैं और उनके वेतन अनियमित काम करते हैं, कम वेतन मिलता है, डिपेंड नहीं करता कि परमानेंट काम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न दिए गए हैं ये, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।